Hello class 6 students. Today I am going to teach you about overutilization of natural resources, which is your chapter 6. So let's get started. In the previous chapter we have read about different type of natural resources. Let us now understand how we utilize and overutilize these natural resources for our benefits. हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से टाइप के होते हैं. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन और यूटिलाइज किस तरीके से किया जा सकता है और उनके बेनिफिट्स क्या हैं. सो यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हिस्ट्री. ये यूटिलाइजेशन, हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे होता है उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे. मैन हैज़ बीन इंटरेक्टिंग विद नेचर फ्रॉम टाइम इमिनिमोरियल. तो क्या हुआ है इसके अंदर कि जैसे टाइम के साथ साथ नेचर कैसे हुआ है. जैसे मैन हैज़ बिन इंटरेक्टिंग विद नेचर, हम नेचर से टाइम के साथ साथ और ज़्यादा इंटरेक्ट होते गए हैं, नेचर को समझते गए हैं. ठीक है. प्राचीन इमोरियल मीन्स होता है प्राचीन टाइम. ठीक है, जो बहुत पहले जो टाइम था. अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स एंड नेचुरल शेल्टर्स. पहले मैन सब कैसे रहते थे, लोग केव्स में रहते थे और नेचुरल शेल्टर्स में, जो भी इनको नेचुरल अपना घर मिल जाता था वहाँ पे वो रहते रहे. फॉर फूड ही यूज टू हंट एनिमल्स एंड ईट सीजनल फ्रूट्स एंड अदर प्लांट्स प्रोडक्ट्स. अब फूड्स का वो ठीक है, रहने को उनको केव्स मिल गया, शेल्टर्स मिल गया, लेकिन खाने को क्या करेंगे वो. तो खाने के लिए क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे. एंड ईट सीजनल फूड, जो भी सीज़न के अकॉर्डिंग जो फूड्स आते थे उनको वो खाते थे. एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स, जो भी उनको प्लांट से प्रोडक्ट मिलते थे वो उनको खा के अपना गुजारा करते थे. ग्रेजुअली ही लर्न द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन. ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे. ही लर्न द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन, कल्टिवेशन को सीखने लगे, उनका आर्ट सीखने लगे कि खेती कैसे होगी. कल्टिवेशन क्या हुआ कि खेती कैसे होगी, उपजाऊ कैसे होगा, अनाज कैसे उगा सकते हैं. तो धीरे धीरे ये सब वो सीखने लगे. नाउ रादर देन ईटिंग वॉट वॉज अवेलेबल इन नेचर, ही बिगेन टू ग्रो फूड प्लांट्स दोज विच वी वॉन्टेड टू ईट. अब क्या हुआ, अब वो खाने से ज़्यादा नेचर्स में जितना भी अवेलेबल होता था फूड, उसको खाने से ज़्यादा वो उनको ग्रो करने लगे कि उनको जिस फूड की, जिस प्लांट की उनको ज़्यादा ज़रूरत लगती थी कि हमें ये ज़रूरत है इसकी ज़्यादा, तो वो उतना उनको फूड को ग्रो करने लगे. दिस वॉज द स्टेज व्हेन मैन स्टार्टेड मेकिंग चेंजेस इन द इन्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. अब क्या हुआ है, दिस वॉज, ये एक ऐसी स्टेज आ गई थी जहाँ पे मतलब इंसानों ने स्टार्टिंग मेकिंग चेंजेस इन द इन्वायरमेंट के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया. कैसा आया कि उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को उनको यूज़ करने का तरीका उनको समझ आया कि कैसे करना है, उनको कल्टीवेशन समझ में आया कि खेती कैसे होती है. तो उसके अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे उनको उस नेचर का यूज़ करने लगे, नेचुरल इन्वायरमेंट में थोड़े चेंजेस आने लगे. Over time, he understood how he could utilize natural resources according to his own will. अब क्या हुआ, ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो समझने लगे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं और उनके खुद के फ़ायदे के लिए. बिगनिंग ऑफ अ सेटल्ड लाइफ. अब क्या हुआ, लाइफ कैसे सेटल होने लगी उनकी, उसकी बिगनिंग कैसे हुई. The process in the field of agriculture brought many changes in the life of early man and thereafter. अब क्या हुआ, जैसे जैसे फील्ड एग्रीकल्चर में जैसे फील्ड प्रोग्रेस होने लगी तो इंसानों की लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे. अर्ली मैन्स में यानी पुराने के जो लोग थे उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे. दिस ऑल्सो लीड टू द बिगनिंग ऑफ अ शेल्टर लाइफ. अब ये क्या हुआ, ये भी जो उनकी सेटल्ड लाइफ, उनकी क्या हुआ, ये एक बिगनिंग थी उनकी लाइफ को सेट करने की, कि वो एक अपनी लाइफ को सेट करने लगे थे धीरे धीरे. मैन स्टार्टेड क्लियरिंग फॉरेस्ट टू मेक मोर लैंड अवेलेबल फॉर कल्टिवेशंस. अब क्या हुआ, मैन स्टार्ट करने लगे क्लियरिंग फॉरेस्ट को वो कट करने लगे अपनी ज़रूरत के लिए.
टू मेक मोर लैंड अवेलेबल, ताकि वो कल्टीवेशन यानी कि और खेती और एग्रीकल्चर के लिए वो अपने लैंड उनको अवेलेबल हो सके। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जंगल बहुत ज़्यादा था, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लीन करते जा रहे हैं और हमारे लिए लैंड अवेलेबल करते जा रहे हैं। एनिमल्स लाइक sheep, cows and goats were domesticated। अब क्या होने लगा कि वो sheep को, cows को, goat को डोमेस्टिक यानी घर में पालने लगे। एज लाइफ स्टार्टेड सेटलिंग, जैसे लाइफ सेटल होने लगी है उनकी, ही बिगन टू यूज़ मोर एंड मोर नेचुरल रिसोर्सेज, वो धीरे धीरे और ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने लगे। ऑन सेट ऑफ कमर्शलाइजेशन मीन्स बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, पैसा बनाना। Along with the use of resources like land and animals, early men also started using metals like bronze, iron, copper and tin by making tools and equipment। अब क्या होने लगे कि वो लोग जो अर्ली मैन थे वो धीरे धीरे रिसोर्सेज का यूज़ उनको समझ में आने लगा, जैसे कि लैंड का क्या यूज़ है, एनिमल्स का क्या यूज़ है। जैसे लैंड पे वो अपना घर बना सकते हैं, एनिमल्स को मार हंट करके वो अपना फूड ले सकते हैं। ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग मेटल, अब वो मेटल्स का भी बनाने लगे, उनको समझ में आने लगा, जैसे ब्रोंज, आयरन, कॉपर, टाइनी, ये सब वो टूल्स इक्विपमेंट बनाने लगे। जैसे शिकार करने के लिए धातु बनते हैं ना, तो वो सब उनको समझ में आने लगा कि वो क्या क्या कर सकते हैं, उनका मेटल्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ग्रेजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी वॉज इंट्रोड्यूस, तब उनको धीरे धीरे मनी का इंट्रोड्यूस, मतलब कि उनको समझ में आने लगा कि वो धीरे धीरे अपना पैसा कैसे बना सकते हैं। दिस बूस्टेड ट्रेड रिलेशंस अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज, ऐसे धीरे धीरे क्या होने लगा, ये ट्रेड होने लगा कि कंट्री टू कंट्री हम इक्विपमेंट बनाकर या फूड बनाकर एक दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करने लगे। ट्रेड ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रेवलिंग एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। अब ट्रेड क्या होता है, व्यापार होता है ट्रेड मीन्स, और इससे क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग होने लगी और नए नए प्रोडक्ट के इन्वेंशन होने लगे, नए ट्रांसपोर्ट बनने लगे। जैसे पहले जहाज़ के अकॉर्डिंग यानी पानी के थ्रू भेजा जाता था, अब प्लेन से भी जाता है, अब बाय कार ट्रक में जाता है, बाय रोड जाता है। तो इस तरीके से नए नए ट्रांसपोर्टेशंस भी आने लगे। बाय द 18th सेंचुरी थिंग्स वर वेरी डिफरेंट, 18th सेंचुरी में थिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ करती थी। मैनी मशीन्स वर इन्वेंटेड एंड इंडस्ट्रीज वर सेटअप, बहुत सारी मशीन्स इन्वेंट की गई है और उनको सेटअप किया गया। थिंग्स वर डन एट अ फास्टर रेट एंड मोर गुड्स वर अवेलेबल। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी रेट, जो चीज़ें बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे, उनकी रेट बहुत ज़्यादा होने लगी कि हमको अब प्रोडक्ट ये यूज़ में आ गया, अब वो तो और भी चाहिए होगा, और तो और बनाने के लिए उनको वो फास्ट रेट उनकी फास्ट हो गई। एंड मोर फूड वर अवेलेबल, और फूड भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने लगा। दिस लीड टू एक्सेसिव डिपेंडिंग ऑफ मैन ऑन मशीन्स विच रिजल्टेड इन एक्सप्लॉयटेशंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन एवर। इससे क्या हुआ, जो भी वो डेवलप करते थे, जो मशीन्स हो गए, उनके रिजल्ट एक्सप्लॉयटेशन होने लगे नेचुरल रिसोर्सेज में टू अ ग्रेट एक्सटेंशन देन एवर, कि पहले से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस होने लगा नेचुरल रिसोर्सेज का। दिस लेट ब्रॉट न्यूमरस चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड हैज़ ऑल्सो डिसरप्टेड। अब इससे क्या हो रहा, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होने लगा। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन टूडेज वर्ल्ड के, अब यूटिलाइजेशन कैसे होता है रिसोर्सेज का, विद हिज इंटेलिजेंट एंड स्किल्स, यानी मैंस के इंटेलिजेंट और स्किल से। मैन हैज़ इन्वॉल्व न्यू मेथड्स टू मेक हिज लाइफ सेफ, ईजी, मोर कंफर्टेबल। अब वो अपनी, यानी कि इंसान जो है वो अपनी इंटेलिजेंट और स्किल से बहुत ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करने लगे, जिनसे उनकी लाइफ सेफ हो सके, ईजी हो सके और मोर कंफर्टेबल हो सके। मैन हैज़ ऑलवेज बिन डिपेंडिंग ऑन नेचर फॉर एवरीथिंग। अभी भी हम क्या करते हैं, हम पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड हैं। इन द लास्ट 200 ईयर्स में क्या हुआ है, द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होने लगा है। सॉरी।
उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। एंड मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। All developmental and social activities are undertaken utilizing one or the other natural resources. जितना भी डेवलपमेंट होता है, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं अंडरटेकन, वो सब क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ही की जाती हैं। द प्राइमरी रीजन्स फॉर दिस इज़ द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किया जाता है, ये प्राइमरी रीज़न होता है डेवलपमेंट का। मोर ओवर इंक्रीजिंग commercializations and ever grow populations are among other major factors which have put more pressures on natural resources। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगा है, हम कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो ये सब क्या फैक्टर है कि इससे नेचुरल रिसोर्सेज का नेचुरल रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और उनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट टुडे मैन इज़ मोर डिपेंड ऑन नेचर देन एवर बिफोर। इससे अब ये हुआ है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज पे और नेचर पे पहले से ज़्यादा डिपेंड होने लगे हैं। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब ओवर यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है रिसोर्सेज का, व्हेन अ रिसोर्स इज यूटिलाइज एट द रेट फास्टर देन नेचर कैन रिप्लेनिश इट, इट इज़ कॉल्ड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का जिस तरीके से यूटिलाइजेशन का रेट फास्टरली बढ़ता जा रहा है नेचर पे, देन रिप्लेनिश, तो उनको फिर से भरना, यानी कि जिस तरह से हम पहले नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट बना लेते हैं, अब जैसे वो इतनी जल्दी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो नेचुरल रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ रहा है कि वो अब हम कुछ भी, जैसे हमने सब्जी होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही होती है, हम यूँ तो नहीं है कि हम कुछ भी एक दो दिन में उसको उगा दें, वो जितना टाइम लेना उनको क्रॉपिंग में तो वो उतना ही टाइम लेंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। It also means that a resource is used so excessively that it may be harming or the balance in nature। इससे क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा नेचर का जो बैलेंस होता है कि अपने अकॉर्डिंग, जैसे नेचर अपने अकॉर्डिंग सीज़न चेंज होना, ये सब इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होना, तो अपने अकॉर्डिंग चलता था, तो अब क्या इस नेचर का पूरा बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हार्म हो चुका है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लैंड इज़ ओवर यूटिलाइज बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। लैंड पे क्या हो रहा है, ओवर यूटिलाइज कैसे हो रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मोर एंड मोर स्पेस इज नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, रोड, ब्रिज, हॉस्पिटल्स एंड अदर यूटिलिटीज़। अब क्या होने लगा है, हमें बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत हो रही है। क्यों लैंड की ज़रूरत हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए घर चाहिए होगा, रह लेंगे तो उसके बाद उनको फैसिलिटीज़ भी चाहिए होंगी, जैसे रोड बनना, ब्रिजेस बनना, हॉस्पिटल बनना, और वैसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमारी लाइफ में यूज़ की चाहिए होती हैं। इन सब का क्या है, इन सब से हमारे को लैंड की बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है लैंड का। ऑल्सो मोर फूड क्रॉप्स नीडेड टू बी ग्रोन विच अगेन बिल्ड अप प्रेशर ऑन लैंड। इससे क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा फूड क्रॉप हो रहा है और लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। फ्री लैंड इज़ मेड अवेलेबल बाय डिफॉरेस्टेशन, इट मीन्स रिमूवल ऑफ ट्रीज़। अब इससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग ऑफ ट्रीज़, मोर कटिंग ऑफ ट्रीज़, तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे फ्री लैंड होती जा रही हैं। लार्ज पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू गेट स्पेस फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग और मेकिंग रोड्स। अब बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, लार्ज पीसेस फॉरेस्ट लैंड के बहुत ज़्यादा पीसेस यूज़ किए जा रहे हैं टू गेट स्पेस, ताकि उनको स्पेस मिल सके बिल्डिंग और रोड बनाने के लिए। ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स लाइक वुड, रबर एंड पेपर, प्रेशर्स इन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जा रहा है, हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है, वैसे ही फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि वुड, पेपर, रबर, इन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, जो हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज में इंक्रीज़ किया जा रहा है ये प्रेशर से। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो अदर रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, जिस तरीके से जैसे घास खाती है ना, ये अपने काव, बकरी, और ये देखो ये रहा आपका
ये ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स इज ऑल्सो लीड टू डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी हमारी लैंड क्या हो रही है, डिफॉरेस्टेशन का रीज़न बनता जा रहा है। इफेक्ट ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब इफेक्ट क्या पड़ रहा है ओवर यूटिलाइजेशन से लैंड पर? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ मैनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन नेचर। ये नेचर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है ओवर यूटिलाइजेशन से। सम ऑफ दिस इफेक्ट्स आर सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं, एंड ऑल्सो ऑफ हैबिटेट ऑफ प्रीशियस वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। द लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ अ कंट्री। वाइल्ड लाइफ, कंट्री की जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उन पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट कट हो रहे हैं तो वो कहाँ रहेंगे एनिमल्स, फॉर विच फॉरेस्ट आर अ नेचुरल हैबिटेट। क्योंकि क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, ये नेचुरल हैबिटेट होता है एनिमल्स के लिए, उनका रहने का घर होता है। मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकम एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब लैंड अगर फॉरेस्ट कट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो कहाँ रहेंगे, तो इस वजह से एनिमल्स भी मरने लगेंगे, उनको जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो उनको मिल ही नहीं पाएंगी। द इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर एंड विंड ऑफ अ प्लेस ऑल्सो गेट अफेक्टेड। अब क्या होगा, इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, क्लाइमेट चेंज, यानी कि अब जिस तरह से टाइमिंग था हमारा कि सर्दी का पानी, गर्मी, अब क्या सब लेट होने लगा है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमारा पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है, लोगों को बीमारियाँ होने लगी हैं उससे, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में अफेक्ट पड़ रहा है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है? वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज विच फाइंड इट्स यूज इन ऑलमोस्ट ऑल फेजेज ऑफ लाइफ। की हर एक फेज में हमारे वाटर काम आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड बांथिंग। ठीक है, ये हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ होती है, हमारे घर पे जो काम आता है वाटर। वाटर इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो गेट जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एग्रीकल्चर इज़ टोटली डिपेंड ऑन वाटर। एग्रीकल्चर भी पूरा वाटर पे डिपेंड है, अगर वाटर नहीं होगा तो हमारी एग्रीकल्चर नहीं होगा, क्रॉप्स नहीं होंगी। विच populations increased at a alarming rate, there has been an exponential increase in the use of water। तो इसका क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर जिस तरीके से इंक्रीज़ होता है, तो ये वाटर भी डेंजर आता जा रहा है कि ये इंक्रीज जैसे जिस तरीके से रेट यूज़ किया जा रहा है, तो हमारे पास वाटर की कमी ना होने लगे। बिसाइड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्टेज एंड कंटेमिनेशंस ऑफ वाटर ड्यू टू द रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ पीपल। के पीपल का इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, जैसे कि हम हमारे घर पे मम्मी हो रहे, बाहर धोने के लिए हम साफ़ पानी का यूज़ करते हैं। अगर हम वही घर पे साफ़ करने के लिए, जैसे पोछा करने के लिए हम साफ़ पानी लेते हैं, अगर उसी पानी को हम बाहर डाल के घर के बाहर साफ़ करें तो उसका वो यूटिलाइजेशन होगा। पर आप अगर घर में पोछा लगा के वो पानी फेंक रहे हैं नाली में, और बाहर धोने के लिए भी या सफाई के लिए भी अगर आप साफ़ पानी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ये तो ओवर यूटिलाइजेशन हो गया। ऑल दिस एक्टिविटीज़ हैव लीड टू द स्कार्सिटी ऑफ पोर्टेबल और ड्रिंकिंग वाटर इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्लीन वाटर यानी पीने लायक पानी हमको मिल ही नहीं पा रहा है। ऐसे हमारे इंडिया में कितने सारे ऐसे विलेजेस है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, पानी वहाँ मिल ही नहीं पाता है, वो प्यासे लोग मरने लगे हैं, सूखा पड़ने लगा है बहुत ज़्यादा। In fact, there are many parts of our country which do not get regular water supply. Even हमारे इंडिया में ऐसी बहुत अच्छी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं होता, मतलब टाइम टू टाइम उनका फिक्स किया जाता है कि इस टाइम पर ही आपको पानी मिलेगा, उसके बाद पानी आपको नहीं मिलेगा। So student, this is all about your lecture 1 of chapter 6. We will continue in our lecture 2. Till then, bye bye.